हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम 10 अप्रैल 2022 को यूपीपीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि यह 10 अप्रैल 2022 को हुआ था तो कमीशन के द्वारा जो रिसेंटली लिया गया और जो ट्रेंड है वो हमें जानने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली के किस सुल्तान ने पुनः स्थापित किया था। तो बलबन राजा की शक्ति पर विश्वास रखता था। वो राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने भी इस्लाम के सिद्धांत का पालन नहीं किया। इन्होंने भी बलबन के समान ही राजा की शक्ति, सुल्तान के प्रताप में विश्वास रखा और माना कि पृथ्वी पर जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और यह कहकर उन्होंने राजा की शक्ति का प्रचार किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी है जिन्होंने बलबन की ही तरह उसका अनुपालन किया। आइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है और जो सामान्यतः जल की पीएच निर्धारित किया गया है वह 6.5 से लेकर 8.5 तक रखा गया है। और 7 से ऊपर जब होता है तो वह बेसिक यानी क्षारीय हो जाता है और 7 से कम जब पीएच का मान होता है तो जल अम्लीय या एसिटिक वाटर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। इस बार देखिए प्रश्न कुछ चेंज है कि कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक मैक्सिमम स्टेट में पाई जाती है। तो यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश में जो गोंड जनजाति है वो यूपी के मैक्सिमम जिलों में पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है वह थारू जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य की सबसे छोटी जनजाति है वह बनरावत है। इसी के साथ यूपी में जो जनजाति एसटी का प्रतिशत है वह 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या के अगर 3 जिले देखा जाए तो सोनभद्र, बलिया व देवरिया हैं। और सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो वह बागपत, कन्नौज व बदायूं हैं। और अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। हम जानते हैं कि संसद में यह शक्ति निहित की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। भारत में जब संविधान मूल रूप से लागू हुआ था तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था। उसके बाद यह जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी कि वह आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा और घटा भी सकती है, जिसे समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो जो दलहन अनुसंधान केंद्र है वह कानपुर में स्थित है। अब राजू ने 9 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाया। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाने के बाद उसका औसत 8 बढ़ जाता है। नया औसत क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वह 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर देखते हैं तो हमारे समाचार पत्रों को और उनसे संबंधित क्षेत्रों को दिया गया है। तो जो वॉइस ऑफ इंडिया है, वॉइस ऑफ इंडिया उत्तरी पश्चिमी प्रांत से रिलेटेड ना होकर यह बॉम्बे प्रांत से रिलेटेड था, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी वाला सुमेलित नहीं है। और जो वॉइस ऑफ इंडिया है वो 1883 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था और यह बॉम्बे में संचालित होता था। अगर नेक्स्ट और जो ऑप्शन दिए हैं जैसे अमृत बाजार पत्रिका की बात की जाए तो वह मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित किया जाता था और यह भाषा बंगला थी। कलकत्ता में और 1668 ईस्वी से यह संचालित हो रहा है। द हिंदू पत्रिका की बात की जाए तो द हिंदू पत्रिका MG रानाडे के द्वारा संपादित किया गया। यह अंग्रेजी भाषा में है और इसका प्रकाशन बम्बई में किया जाता था। 1881 से यह संचालित होता रहा है।
उसके बाद हम देखते हैं द ट्रिब्यूनल, वह सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा द ट्रिब्यूनल लॉन्च किया जाता था अंग्रेजी भाषा में, और चंडीगढ़ में 1877 से यह संपादित होता रहा है। अब सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला का रंग दिखता है, कैसा दिखता है। और साबुन के बुलबुला जो है सफ़ेद रोशनी में कई रंगों में दिखता है। यह किस घटना से संबंधित है? तो यह व्यक्तिकरण के कारण साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में देखा जाना रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रंग को प्रदर्शित करता है। और निम्नलिखित ग्रंथों में से फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किसमें मिलता है? तो फ से फिरोज शाह तुगलक और फ से फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी, आत्मकथा पुस्तक है, जिसमें उसने अपने अध्यादेशों का भी संग्रह किया है। अगर तारीख़ फिरोज शाही की बात की जाए तो तारीख़ फिरोज शाही की जो रचना थी वह गियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। यह भी फिरोज तुगलक के काल से ही संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हम जानते हैं कि गुजरात के आनंद शहर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह 1978 में शुरू किया गया था। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1978 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर में हुआ था। तो अभी चूंकि यह दिसंबर में बलरामपुर में मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यही कारण है कि सरयू नहर परिचर्चा में आ गया और इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 चूँकि दिसंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था इसलिए गलत हो जाता है। और कुछ देख लेते हैं कि सरयू नहर के बारे में क्या मिलता है। तो इंदिरा गांधी के समय यह शुरू हुआ था। अच्छा, बहराइच जिले से शुरू किया गया था और इस परियोजना की जो लागत है वह 100 करोड़ रुपए से भी कम थी और 82 में बलरामपुर सहित 9 जिलों में इस परियोजना को जोड़ा गया। इसकी जो लंबाई है वह 318 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर लंबी है। तो पहले भी हमने बात की कि 11 दिसंबर को मोदी जी ने बलरामपुर में ये 9800 करोड़ रुपए की लागत से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। अब अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है, यह कथन सही है, लेकिन यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, यह सही नहीं है क्योंकि यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में स्थित विक्टोरिया फॉल्स 1.7 किलोमीटर की चौड़ाई और लगभग 108 मीटर की ऊंचाई का है। अब मानव हृदय की कक्षों की संख्या कितने उसमें कोष्ठ हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ओलंपिक में पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा हैं उन्हें जनवरी 22 में किस प्राइज को दिया गया है? तो हमने जो पदकों की बात 26 जनवरी का जो वीडियो बनाया उसमें भी आपको बताया कि विशिष्ट सेवा पदक है जो नीरज चोपड़ा को 26 जनवरी के समय प्रदान किया गया था। और शहद का व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन, तो मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक पालन होता है वो एपीकल्चर होता है। एपीकल्चर से क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और मधुमक्खियों के पालन की परंपरा को क्या कहते हैं? एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नहीं था? तो शरी क्रीड़ा प्रकार जो है, जो प्राचीन काल में मंदिर थे
तीर्थ के प्रकार नहीं थे। संधारा प्रकार, निरंधारा प्रकार और सर्वतोभद्र प्रकार क्या थे? हमारे यहाँ मंदिरों के तीर्थ के प्रकार हुआ करते थे। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि किस समय कौन सी हुई। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की जाए तो यह 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हुई थी। नमामि गंगे योजना की बात करें तो यह 2014 में शुरू हुई थी। स्टार्टअप की बात की जाए तो 2016 में हमारी स्टार्टअप योजना आई थी। और स्किल इंडिया की बात की जाए तो 2015 में, यानी कि जुलाई 2015 में स्किल इंडिया योजना शुरू हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी पहली नमामि गंगे हैं जो 2014 में है, उसके बाद स्किल इंडिया 2015 की योजना है, और उसके बाद स्टार्टअप। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है। और निम्नलिखित अगर P और Q का अनुपात 7:8 है तो उनके वर्गों का अंतर 60 हो तो P का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करने पर आंसर 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो आर्टिकल 343 जो है देवनागरी लिपि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करता है। भारत में किस टीका वैक्सीन निर्माता कंपनी को इंट्राजेनल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण को मंजूरी मिल गई है? तो भारत बायोटेक की जो टीका है, भारत बायोटेक का जो हमारे टीका है उसको तीसरे चरण के लिए मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है। दिसंबर में ही भारत बायोटेक ने कोविड रोधी टीका बूस्टर खुराक के 3rd चरण के ट्रायल का आवेदन किया था, जिसकी मंजूरी अब सरकार के द्वारा दे दी गई है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 3 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वह 120 है। यदि संख्याओं में से एक 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका आंसर जो है 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी पर स्थित है? तो सियाचिन जो है वह हमारे नुब्रा घाटी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सियाचिन जो है सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख का हिस्सा है अब, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और कराकोरम श्रेणी में स्थित है। अच्छा, साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? तो साइमन कमीशन ने शिलोंग, रंगून, मद्रास की थी, लेकिन ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का दीनदयाल उपाध्याय मथुरा में स्थित है। यह संस्थान मथुरा में स्थित है। अगर कथन और कारण की बात की जाए तो शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल, शहरों के विकास में आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण होता है और शहरों का विकास औद्योगिकरण का परिणाम हुआ है। ये दोनों ही कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। पराध्वनि विमान उड़ते हैं। पराध्वनि मतलब ध्वनि से अधिक, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पराध्वनि की जो चाल होती है वह ध्वनि से अधिक होती है। निम्नलिखित में से खैबर दर्रे के निकटतम है। अगर इसे मैप में देखा जाए तो पेशावर खैबर दर्रे के निकटतम पाया जाएगा। पेशावर विश्व प्रसिद्ध एक पुस्तक है द वुंडेड सिविलाइजेशन जो है वह प्रसिद्ध पुस्तक है। वह किसकी है? तो वुंडेड सिविलाइजेशन वह बीएस नाइपॉल की है। बीएस नाइपॉल ने द वुंडेड सिविलाइजेशन लिखा है और इसकी ये करंट अफेयर में चर्चा में रहा, इसलिए ये पूछा गया। भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? तो हम जानते हैं कि 42 अमेंडमेंट के साथ ही हमारे में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आर्टिकल 51 के ए के तहत। तब यह 10 हुआ करते थे जब 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 2002 में जब हमारा 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया था,
तब से लेकर हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य 11 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई? तो जनवरी 2022 में जो मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह मेरठ में की गई थी। इस प्रकार जो 30 प्रश्न 10 अप्रैल 2022 के पेपर में आए थे उसे हमने सॉल्व किया। और संस्था में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टेलीग्राम में भी 50 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके संबंध में आप किसी भी जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या SMS करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।